नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो पुणे से आ रही है, जहां पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास रविवार को दोपहर 3:30 बजे इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हैं। एनडीआरएफ की टीम ने 51 लोगों का रेस्क्यू किया है। कुछ लोग अब भी लापता हैं। इससे पहले हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे विधायक सुनील शेलके ने दावा किया था कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस और पुणे जोन 2 के डीसीपी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 2 लोगों की मौत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। अचानक पुल टूट गया और कई लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। पुणे से कुंडमाला की दूरी 30 किलोमीटर है। यह जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेसवे में एंट्री करने से पहले स्थित है। वीकेंड पर यहां हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। यह पुल पहले से ही बहुत खराब और जर्जर स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक मौजूद थे। लोग 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे। इस वजह से पुल भार सहन नहीं कर सका। सरबजीत सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, यह बड़ा हादसा हुआ है पुणे में। ऐसे में बताया जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन क्या इतनी भीड़ थी कि यह पुल व दबाव नहीं सह सके? कैसे हुआ यह पूरा हादसा? किसकी लापरवाही निकलकर सामने आई? लेटेस्ट अपडेट बता दीजिए। जिस तरह से ये पुल हादसा हुआ है, हालांकि ये पुल का जो निर्माण था 1990 में हुआ था, जिसमें जब कल लगातार जो पर्यटक थे, रविवार का समय था, जो पर्यटक जो है नदी के बाहर सेल्फी लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। हालांकि इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी गई थी। 12 बजे कॉल किया गया था, ताकि उसको बताया गया था, स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे काफी लोग पुल पे चढ़े हैं, जो कि पुल जर्जर इमारत है, जर्जर स्ट्रक्चर भी है उसका। इस पर तो हालांकि पुलिस ने आके लोगों को हटाया था, लेकिन फिर से लोग वहाँ पे जमा हो गए। फिर ये 3:30 बजे ये पूरी तरह से हादसा हुआ है। हालांकि पुल का ऑडिट नहीं किया गया था। 35 साल ये पुराना पुल है। हालांकि इस पर डीसीएम जो है एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसपे जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि इस पे जब फंड पास हो चुका था पुल का निर्माण का, तो इसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरी तरह से बंद क्यों नहीं किया। हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं। हालांकि अब विपक्ष पूरी तरह से कार्रवाई की मांग की जा रही है, और वहीं देवेंद्र फडणवीस भी इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं। कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखना है कि इस पर किस विभाग पे कार्रवाई की जाती है, इसका दोषी कौन होता है। हालांकि जो लोग अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, अभी भी कुछ लोग लापता है, जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह यह पूरा हादसा हुआ है, और जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। और इस बीच अगली बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां मथुरा के गोविंद नगर इलाके के माया टीला शाहगंज के पास खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें 4 से 5 मकान गिर गए। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम और सिविल डिफेंस की टीम ने दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रात में रेस्क्यू रोक दिया गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई मकान गिर गए हैं। सभी 5 मकान जो ढहे हैं वो मिट्टी के टीले पर बने हुए थे। लोगों ने बताया कि यहाँ बाड़े में जेसीबी से खुदाई चल रही थी, तभी अचानक मिट्टी धसकी और एक के बाद एक कर सभी मकान मलबे में तब्दील हो गए। पुलिस ने बताया कि थाना गोविंद नगर इलाके के माया टीला शाहगंज के पास खुदाई के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 4 से 5 मकान गिर गए हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा हादसा हुआ है और खुदाई के दौरान 5 मकान गिर गए हैं। इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।
गिरधर पचौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। गिरधर, कैसे हुआ यह हादसा? अपने आप में बेहद दर्दनाक हादसा है। लेटेस्ट अपडेट, मौजूदा स्थिति के हिसाब से क्या कुछ वहाँ नज़ारा है, और यह भी बता दीजिए कि आखिर क्यों यह मकान ढह के गिर गए। जी बिल्कुल कुणाल जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल मथुरा के मसानी चौक बाजार मार्केट टीले पर कुछ मकान बने हुए हैं। उनके नीचे की जो जमीन थी वहां पर एक भूमाफिया है सुनील गुप्ता, उसके द्वारा बाउंड्री वाल के निर्माण को लेकर के जेसीबी से खुदाई कराई जा रही थी। अवैध रूप से खुदाई कराई जा रही थी, जिसमें की कोई परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। जैसे ही टीले के नीचे से खुदाई प्रारंभ हुई तो जो मिट्टी थी टीले की वो धस गई, जिसकी वजह से टीले के ऊपर बने हुए 6 मकान एकाएक नीचे आ गए, जिससे कि उन मकानों में रह रहे व्यक्ति उन मकानों के नीचे दब गए। जैसे ही इस घटना की जानकारी प्रशासन को हुई तो DMS एसपी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा NDRF और SDRF की टीमों को बुला करके राहत बचाव का कार्य चालू कराया गया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 2 सगी बहनों समेत एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की कुल मौत हो गई है। वहीं 3 से 4 लोग अभी घायल हैं, जिनका कि अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। ये जो पूरा वाकया हुआ था कुणाल जी, मैं बता दूं कि ये भूमाफिया है सुनील गुप्ता, उनके द्वारा वहां पर अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो कि शासन को इसकी रिपोर्ट देगी। जी कुणाल जी, रेस्क्यू ऑपरेशन के हिसाब से क्या अपडेट है गिरधर? अभी क्या ये अब भी जारी है, और क्या और भी लोग दबे हो सकते हैं? कुणाल जी, अभी अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो SDRF NDRF की टीमें और यहाँ का जो फायर डिपार्टमेंट की टीमें थी लगातार मौके पर तुरंत पहुंच गई थी और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया था। अभी भी ये चालू है, क्योंकि जो मलबा है पूरी तरह से हट नहीं पाया है। और आज जैसे सुबह बारिश हुई तो उसकी वजह से भी रेस्क्यू जो टीमें हैं उन्हें थोड़ा रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है और लगातार वो लगी हुई है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक पूरे मलबे को साफ नहीं कर लिया जाएगा, भाई अनहोनी कहीं ना कहीं जताई जा रही है कि कोई भी इसके अंदर दबा ना हो, जिससे कि पूरा टीला जब तक साफ नहीं होगा तब तक ये स्थिति यहाँ पर साफ नहीं हो पाएगी। जी कुणाल, ठीक है, बहुत धन्यवाद गिरधर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। ये थाना गोविंद नगर में मसानी क्षेत्र में कच्ची सड़क पे यहाँ एक मकान बना हुआ था, जो कि एक टीले पे बना हुआ था। और उसमें अभी मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे रामो डीएम साहब यहाँ मौके पर उपस्थित थे। यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। हमारी फायर सर्विसेज की यूनिट यहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एक व्यक्ति को अभी निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, पर वॉच किया जा रहा है। जो बेहतर से बेहतर उपचार है वो हम लोग करवा रहे हैं। और NDRF और SDRF की टीम भी मौके के लिए रवाना है, वो भी शीघ्र यहाँ पहुँचेंगी। बाकी शेष यहाँ सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। देखिए, अभी यहाँ का एग्जैक्ट नक्शा क्या था वो भी देखा जा रहा है। जो आप देख रहे हैं विजुअल जो पीछे से दिख रहा है, उसमें एक बिल्डिंग थी जो कि बहुमंजिला थी, उसके गिरने की बात आई है। बाकी हम लोग अभी रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। देखिए, ये निजी जमीन पे बना हुआ ये मकान था, तो बाकी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन सबको जो भी सुविधा है, जो उपचार है, वो उपलब्ध करवाएं। उस बीच अगली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन को लेकर ईडी ने जो कार्रवाई की, उसके बाद कांग्रेस ने खर्चे का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन के निर्माण को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद ऐसा हुआ है। सुकमा जिले में स्थित कांग्रेस भवन राजीव भवन के निर्माण पर कुल 65.84 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि निर्माण के लिए राज्य कांग्रेस पार्टी ने पूरा खर्च वहन किया है और हर पैसा चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है और ऑडिट भी कराया गया है। दरअसल ईडी ने राजीव भवन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शराब घोटाले से प्राप्त धन का उपयोग कर इसके निर्माण में लगाया गया था। कांग्रेस नेता कवासी लखमा, जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं, और उनके बेटे हरीश के स्वामित्व वाली संपत्ति को भी जब्त किया गया है। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि एजेंसी को पहले ही निर्माण के खर्चे की जानकारी दी जा चुकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाया
कि अगर ईडी में हिम्मत है तो वह बीजेपी के राज्य कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे की जांच करे, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और एजेंसी अपनी जांच में जुटी है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान और प्रयास से बना है। तो कांग्रेस भवन को लेकर के यह पूरा विवाद है, क्योंकि अस्थायी तौर पर ईडी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और ईडी ने राजीव भवन, जिसका नाम है इस कांग्रेस भवन का, उसको कब्जे में लिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने खर्चे का ब्यौरा जो है वह सार्वजनिक किया है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा खर्चा वहन किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां एयरफोर्स की महिला अधिकारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एयरफोर्स में स्थायी कमीशन की मांग कर रही हैं यह महिला एयरफोर्स अधिकारी और इसी पर सुनवाई होनी है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में शामिल एक महिला एयरफोर्स अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि उन्हें अभी सर्विस से न हटाया जाए। उसी आधार पर यह अर्जी भी दाखिल कर निर्देश देने की मांग की गई है। इस महिला अधिकारी की ओर से दाखिल की गई अर्जी में कहा गया है कि उसकी सेवा इसी माह जून में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उसके लिए भी जल्द ही आदेश जारी किया जाए। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयरफोर्स में स्थायी कमीशन की मांग कर रहे महिला एयरफोर्स अधिकारी के तरफ से याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, महिला एयरफोर्स अधिकारी का यह मामला, उनकी याचिका, इस याचिका में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, कौन है यह महिला और कितनी अहम होने वाली है आज की सुनवाई? चूंकि देखा जाए तो इस मामले में जो ये अर्जी दाखिल की गई है, इससे पहले ही एक विंग कमांडर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। उस दौरान जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और जो पार्शियल हियरिंग है वो नहीं चल रही थी। उस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने एक अल्टरनेट रेमेडी देते हुए कहा था कि चूंकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वैसे में इनकी जो पहले वाली याचिका है, क्योंकि हम पहले ये चीज क्लियर कर दें कि इस जो याचिका है जिस पर आज सुनवाई होनी है उसका बेसिस यही है कि जो पहले जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई हो चुकी है, जिसके आधार पर याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में जब ये याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि उनको कमीशन करने की बजाय उनको जल्द से जल्द रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आप अपना रिटायरमेंट ले लीजिए। जबकि उनका कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट जैसे मामलों में उनका सहयोग रहा है और उनको कमीशन देने के बजाय उनको जबरन रिटायर करने की बात कही जा रही है, यानी कि उनसे कहा यह जा रहा है कि आप रिटायरमेंट ले लिए। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि ऐसे जो सैनिक होते हैं जो खासतौर से ऐसी भूमिकाओं को निभाते हैं, उन सैनिकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि हमें दलीलें सुननी पड़ेगी क्योंकि सरकार का भी पक्ष जानना पड़ेगा। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इनको अभी कमीशन भले ही न किया जाए लेकिन इनको रिटायर भी न किया जाए, जिससे कि जब इस कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद इनके ऊपर निर्णय लिया जा सके कि क्या इनको कमीशन किया जाना चाहिए या नहीं, ये चीजें रहेंगी। उसी के बाद एक अर्जी और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच में इस मामले को मेंशन करते हुए कहा गया कि चूंकि 17 जून को उनका रिटायरमेंट ड्यू है सरकार की तरफ से, और उनका ये कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पहले ही दे चुका और ये कहा है कि उनको जबरदस्ती अभी फिलहाल के लिए ना हटाया जाए और कमीशन पे विचार किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट इसमें इंटरवीन कर चुका है, उसी आधार पर मेरी भी अर्जी पर कोई निर्देश जारी करें जिससे 16 से जो हमको कमीशन हमको रिटायरमेंट की जो प्रोसेस है हमारा वो रोक दिया जाए और इनको जो कमीशन वाला इशू है उसके ऊपर जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा उस पर हमारा विचार किया जाएगा। तो इस अर्जी पर जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता से ये पूछा था कि आप ये बताएं कि आखिर इसमें जल्दी क्या है। तो उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को उनको रिटायरमेंट की उनकी अंतिम तारीख तय की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई कर ले। इसी वजह से जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में जिस मामले को सुनवाई कर रही है उसकी सुनवाई के लिए आज ये मामला रखा गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत के जो निर्देश थे वो जारी हो सकते हैं। हालांकि इस कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या इस मामले को टैग करके कोई निर्देश जारी करती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष से जुड़ी हुई, जहां इजराइल और ईरान के बीच सोमवार को लड़ाई चौथे दिन में चली गई है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। परमाणु सुविधा के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई है। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। ईरान और इजराइल के बीच शुक्रवार से लड़ाई की शुरुआत हुई है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ है। इसके बाद ईरान की ओर से मिसाइलें दागते हुए जवाब दिया गया। बीते 4 दिन से दोनों ही ओर से लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 13 जून के बाद से इजरायली हमलों में उसके 224 लोग मारे गए हैं। इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों से जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, अब तो लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच यह सीधा ही युद्ध कहा जाए, क्योंकि यह रुकने का नाम तो ले नहीं रहा है और जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से हमले कर रहे हैं, ऐसे में अब यह किस मोड़ पर यह युद्ध खड़ा है? आगे आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं, बता दीजिए। कुणाल, ये निश्चित रूप से एक बहुत विध्वंसकारी स्थिति में पहुंच चुका है। चौथा दिन है आज इस युद्ध का, और इस युद्ध की खास बात यह है कि इजराइल ईरान के जो सैन्य और परमाणु अड्डे हैं उन पर हमले कर रहा है। जो इनकी सैन्य और परमाणु लीडरशिप है उसको खत्म कर रहा है। वहीं इजराइल जो है वो सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है, जो नागरिक जहां रहते हैं उन इलाकों को टारगेट कर रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जो ईरान की मारक क्षमता है, जो उसके हथियार हैं, उनमें वो उनको टारगेट बनाने की वजह से उसके मारक क्षमता में कमी आई है। और अगर ये युद्ध 4-5 दिन और चलता है तो ईरान की मारक क्षमता और कम हो जाएगी। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इजराइल के नागरिक स्थानों पर हमले कर रहा है। अभी अगर आपने बताया कि 406 ईरानियों की मौत हो चुकी है, कुल मिलाकर के 654 लोग घायल हैं। आप ये बताइए कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज ये है कि जो नतांज में हमले किए गए हैं, नतांज में जो इजराइल बार बार हमले कर रहा है, इससे ये आशंका बढ़ गई है कि वहां पर क्या जो रेडियो एक्टिविटी है वो वहाँ होने लगी है, क्या वहाँ विकिरण शुरू हो गया है क्या? ऐसी भी बातें आ रही हैं। और जहां आपने जिक्र किया कि वहां पर कंपन आया है, भूकंप आया है, तो ये भी माना जा रहा है कि नतांज में जो हमले हुए हैं उनसे जो ईरान के जो परमाणु हथियार हैं या जहां उसका परमाणु खजाना है उसमें विस्फोट हो गया है। और चूंकि वो धरती के इतने नीचे है कि अभी ऊपर चीजें नहीं आई हैं, इसलिए वो अंदर विस्फोट हो रहे हैं और इससे धरती कांप रही है। तो हालांकि IAEA की जो टीम है उसने अभी ये कहा है कि वहाँ खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चीजों को दबाया और छुपाया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये भी कि ईरान ने मना कर दिया है कि वो किसी भी IAEA की टीम के किसी भी मेंबर को ईरान में एंट्री नहीं देगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरे सिचुएशन पर जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।